प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम प्रणाम। आप सब बैठ जाइए। आज तो हमारी परीक्षा होकर रहेगी। घबराइए नहीं, मैं आज भी आप लोगों की परीक्षा नहीं लूंगा। परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में परीक्षा डरने के लिए नहीं होती है, आपको मजबूत बनाने के लिए होती है। और जो शिक्षक आपकी परीक्षा लेते हैं वो आपके शत्रु नहीं होते। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे ही होते हैं। खुद जहां पर हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मैं आप सभी के जीवन का लक्ष्य जानना चाहता हूं। आप बताइए रुद्रम, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो आप ही की तरह शिक्षक बनूंगा। और आप सारंग, आप क्या बनना चाहते हो? मैं तो अच्छी सी कोई सरकारी नौकरी करूंगा। मैं भी कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करूंगी। पापा कहते हैं सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है हमारे विकास के लिए। मिल जाएगी सरकारी नौकरी। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। समय रहते अगला अध्याय शुरू किया जाए। तो शुरुआत करते हैं। वर्ण का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। इन्हीं भागों को वर्ण का उच्चारण कहा जाता है। ये उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। पहला, कंठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, अतः उन्हें कंठस्य वर्ण कहते हैं। कंठस्य वर्ण कौन कौन से है सर? बताता हूँ, सब बताता हूँ, तनिक धैर्य तो रखो। हाँ, तो वो कंठस्य वर्ण ये हैं। का वर्ग, आ आ, हा। दूसरी, तालु। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के ऊपरी भाग तालु को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान तालु होता है, अतः उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। और वो ये हैं। चा वर्ग, ई, ई या शा। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? तो मैं आगे बढ़ूं? जी गुरुजी। हाँ, तो तीसरी है मूर्धा। जिन वर्ण के उच्चारण में जीवा मूर्धा ऊपर के दांतों के साथ वाला खुरदरा भाग को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, अतः ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और वो ये सब हैं। टा वर्ग, री, री, रा, सा। चौथी है दंत। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होता है, अतः उन्हें दंतन्य वर्ण कहते हैं। और वो ये हैं। ता वर्ग, ला, सा। हाँ तो बच्चों, पंचमी है ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा के दोनों होंठ आपस में मिलते हैं उनका उच्चारण ओष्ठ होता है, अतः उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। और वो ये हैं। पा वर्ग, उ, ऊ। उपध्य मानीय। कहीं भी किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। दिक्कत हो रही है गुरुजी। ये जग्गू ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, पढ़ने नहीं देता सही से। बड़ा ही शरारती बच्चा है ये। क्यों जग्गू, हमेशा बदमाशी ही करते हो? कभी तो अच्छे काम कर लिया करो। आज तक कभी आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है। जी गुरुजी। एक बार की बात है, एक बूढ़े बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी मैंने उनके पीछे 4 कुत्ते लगा दिए। वो जल्दी पहुंच गए। बड़ा ही नटखट विद्यार्थी है ये। अगला जो कंठ है हमारा वो है नासिका कंठ। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठादि स्थानों के साथ नासिका का प्रयोग किया जाता है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, अतः उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। और नासिक्य वर्ण ये हैं। ड़ा, या, न, म। आज के लिए इतना ही रखूं या और भी पढ़ाऊं? नहीं गुरुजी, नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, हम सब और पढ़ेंगे। ठीक है फिर। सप्तमी कंठ है कंठ तालु। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ व तालु दोनों का प्रयोग होता है उनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, अतः उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, जिन्हें हम ऐसे रूप में देखते हैं। ओ, औ। अब आगे अष्टमी कंठ है कंठोष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ
दोनों का प्रयोग होता है। उनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, अतः उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं, जिन्हें हम ऐसे रूप में देखते हैं ओ, औ। नौवीं और आखिरी दंतोष्ठ कंठ। जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, उनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, अतः हम उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, और वो ये हैं। वाह। तो बच्चों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय में। ठीक है बच्चों।